हैं। बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए बड़ा फैसला किया है। बिहार में अब मंत्री एक नहीं बल्कि दो सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है उसके अलावा वो अपना विधायक आवास भी अपने पास रख सकेंगे। आखिर क्या है एक मंत्री और दो बंगले वाला सरकारी फैसला जिस पर मच गया है सियासी घमासान, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नए साल में बिहार सरकार के एक नए फैसले से मंत्रियों की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि बिहार के मंत्री अब एक नहीं बल्कि दो सरकारी आवास रख सकेंगे। यानी मंत्री को जो बंगला मंत्री पद के तहत आवंटित है उसके अलावा वे अपना विधायक आवास भी पास रख सकेंगे। इस फैसले के तहत मंत्री अपने विधायक आवास को 1700 रुपये प्रति माह के निर्धारित दर पर रख सकेंगे। अब तक मंत्री बनने के बाद विधायक आवास खाली करना जरूरी होता था, लेकिन नए निर्णय से व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार के पूर्व भवन निर्माण मंत्री रह चुके अशोक चौधरी से न्यूज 18 संवाददाता ने जब सवाल पूछा कि इतना सस्ता बंगला अलॉट करने का फैसला क्यों लिया गया, तो उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। लेकिन जो कुछ जब मंत्री बन जाते हैं आप, तो आपको घर सेंट्रल पुल से अलॉट होता है, तो जो विधानसभा पुल से जो आपका मकान है उस मकान को आप चाहते हैं तो 1700 रुपये महीने पर आप वो मकान रख सकते हैं। आपको अलॉटमेंट हो जाएगा वो मकान। और जो कुछ लोग जो हैं जिनको एक क्राइटेरिया बनाया गया, जो 6 बार जीते हैं और 6 बार जीते हैं या 1 बार मंत्री रहे हैं या 3 बार मंत्री रहे हैं, उनको सेंट्रल पुल से मकान दिया जाएगा। सभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को सेंट्रल पुल से दिया जाएगा। यही तो निर्णय है। बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन किया है तो विपक्ष निशाना साध रहा है कि बीजेपी जो चाह रही है वो मुख्यमंत्री से करवा रही है, सरकारी खजाने से रेवड़ियां बांटी जा रही है। बिहार में नई व्यवस्था के तहत हर माननीय विधायक को उनके क्षेत्रवार नए बने हुए बंगले अलॉट हो गए हैं। ये डबल स्टोरीड फ्लैट्स हैं जो विधायक आवास और विधान पार्षद आवास के परिसर में उपस्थित हैं। बिहार की सरकार का भवन निर्माण विभाग माननीय विधायक जी से एक निश्चित दर पर किराया लेगी और ये एक व्यवहारिक निर्णय है। व्यवहारिकता को देख करके बिहार सरकार ने निर्णय लिया है जो बहुत ही श्रेयकर है। कभी सोशल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन आज ये मदारियों के हाथों नाच रहे हैं, एक कठपुतली बन गए हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं यहाँ साइन करो, उस दस्तावेज पे ये साइन कर देते, बस एक रबर स्टैंप रह गया है। पटना में जो बंगलो अगर कोई किराए पर लेना जाए तो मार्केट रेट से कम 3-3.5 लाख रुपए प्रति महीने किराए में मिलेगा, वो मंत्रियों को 1700 में दे दिया जाएगा। यही तो समाजवाद है नीतीश जी का। बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। समय समय पर मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन को लेकर सियासी घमासान होता रहा है। ताजा विवाद उस फैसले के बाद हो रहा है जिसमें मंत्रियों को दो सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में इन दिनों खूब सियासी भोज हो रही है। मकर संक्रांति को लेकर नेता दही चूड़ा का भोज करा रहे हैं, लेकिन दही चूड़ा के भोज में सियासत की खिचड़ी भी पकाई जा रही है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर ऐसा क्या हुआ जिसे लेकर तेज प्रताप यादव के पाला बदलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार में भोज दही चूड़ा का हो रहा है, मगर खिचड़ी सियासत की पक रही है। मकर संक्रांति को लेकर मंगलवार को जब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दही चूड़ा का भोज कराया तो सबसे ज्यादा चर्चा रही इसी तस्वीर की, जिसमें लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विजय सिन्हा का तिलकुट खाकर संक्रांति की बधाई देते नजर आए। तेज प्रताप ने तो बधाई दे दी, लेकिन बदले में उन्हें एनडीए में आने का खुला ऑफर भी मिल गया।
अगर तेज प्रताप जी एनडीए में आना चाहते हैं तो हम उनको रोक थोड़ी सकते हैं। वो आएंगे, उनकी मर्जी है, अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर स्वागत होगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने तो तेज प्रताप को बस एनडीए में आने का निमंत्रण दिया, लेकिन बिहार की सियासत इससे भी आगे निकल गई। सियासी गलियारे में ये चर्चा होने लगी, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? और अगर हाँ, तो लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ गई कि लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कौन सा शुभ दिन तय किया है। आपको पता चलेगा अभी क्यों बताना, अभी क्यों बताना। पहले संतोष सुमन ने ऑफर दिया, फिर विजय सिन्हा ने रोमांच पैदा किया और आखिर में खुद तेज प्रताप यादव ने सस्पेंस पर लाकर स्टोरी छोड़ दी। बिहार की सियासत में संक्रांति की खिचड़ी मसालेदार होने वाली है, इसकी भूमिका अभी से ही दिखनी शुरू हो गई। न्योता तो भोज का मिला था, पर बात अब भोज से ज्यादा भविष्य की होने लगी है। हालांकि तेज प्रताप ये जरूर दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहे हैं, घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए विजय सिन्हा के निमंत्रण पर भोज में भी पहुंच गए। गौर करने वाली बात है कि तेज प्रताप सब कुछ कह रहे लेकिन पत्ता नहीं खोल रहे और न ही बीजेपी में शामिल होने की चर्चा का खंडन ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि हंसते मुस्कुराते ये खुलकर कह रहे हैं कि जब बीजेपी में शामिल होंगे मीडिया को पहले बताएंगे। लिहाजा इंतजार अब हर किसी को है कि तेज प्रताप अपना पत्ता कब खोलते, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रक्सौल में व्यवसायी मोहम्मद कलीम के ठिकानों पर 4 दिनों से आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है और चौथे दिन भी मोहम्मद कलीम के और सहयोगी सीए के घर पर आईटी ने रेड मारी है। आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। लगभग 50 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जिसमें भारतीय और नेपाली करेंसी शामिल बताए जा रहे हैं। आईटी विभाग को छापेमारी के दौरान एक लाल डायरी भी बरामद हुई है और इस डायरी में मोहम्मद कलीम के सहयोगी भोला गुप्ता के साथ साथ कई लोगों के नाम भी हैं। भोला गुप्ता के घर से भी टीम ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं। और देखिए, पिछले 4 दिनों से ये आईटी की रेड चल रही है। 4 दिन से लगातार आईटी की रेड के बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। छापेमारी में 50 लाख रुपए जब्त किए जा चुके हैं। नेपाली करेंसी भी इसमें शामिल है। कई सहयोगियों के ठिकाने पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल में मोहम्मद कलीम के ठिकानों पर 4 दिनों से लगातार छापेमारी कर रही है और जो आयकर विभाग के सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगभग 50 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। देखिए, जो डायरी मिली मोहम्मद कलीम के ठिकानों पर, उसमें कई नाम शामिल थे, जिसमें भोला गुप्ता का भी नाम था, तो उसके ठिकानों पर भी आयकर की टीम छापेमारी की और जो मोहम्मद कलीम है उनके कई जो है प्रतिष्ठान, उनके घर, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी आयकर विभाग की छापेमारी की गई। तो कई जो है खुलासे जो है वो आयकर विभाग भी करेगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि चौथे दिन भी आयकर विभाग की लगातार छापेमारी जारी रही और कई अहम दस्तावेज भी आयकर विभाग की टीम को मिले हैं। तो पूरे मामले की जांच जो है वो आयकर विभाग भी कर रही है। नेपाली रुपये भी बरामद हुए हैं, भारतीय नोट भी बरामद हुए हैं। तो वैसी स्थिति में आयकर विभाग पूरे मामले की जांच में जुटी है। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और चलिए बात छपरा में मचे बवाल की भी करते हैं। दरअसल छपरा में बच्चे की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। भीड़ का गुस्सा इस कदर भड़का कि पुलिस को संभालना मुश्किल हो गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हंगामा, बवाल, तोड़फोड़ और नारेबाजी। ये तस्वीरें हैं छपरा के अमनौर की। पुलिस की गाड़ी रोड पर पलटी हुई है। पुलिस वाहन के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। हर तरफ भीड़ है। पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। दरअसल छपरा में बच्चे की हत्या के बाद बवाल मच गया। लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। अमनौर के अपर में 11 साल के बच्चे शिवम की हत्या के गुस्से की आग में चल रही भीड़ बेकाबू हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लोगों ने शव के साथ छपरा मुजफ्फरपुर मार्ग जाम कर दिया।
जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस को न सिर्फ खदेड़ दिया बल्कि वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस की वाहनों को निशाना बनाया गया। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर डंडे चलाए। तोड़फोड़ के बाद लोग बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। लोगों की एक ही मांग है, हत्याकांड में शामिल आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। मामला बेहद संगीन है। निर्मम हत्याकांड हुई है हमारे घर के ही एक लड़के के साथ। अभी परसों का दिन है, लाश उसका मिला पास के 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही, ज्यादा दूर भी नहीं मिला है। और अब तक कोई गिरफ्तारी, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस पर एक्शन के नाम पर हम लोग को होते हुए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बस लीपा पोती किया जा रहा है। थाना का गाड़ी आ रहा है, घूम के जा रहा है। अभी क्या मांग है प्रशासन? अभी हमारी यही मांग है कि 24 घंटा के अंदर में, हम तो चाहते हैं कि 12 घंटा के अंदर में गिरफ्तारी हो जो भी शक के दायरे में है, और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। जिस बच्चे की हत्या की गई वो 31 दिसंबर से लापता था। शिवम का शव गांव के पास झाड़ियों में मिला। इसके बाद लोग अपना आपा खो बैठे। गुस्साई भीड़, तोड़फोड़ और बवाल की ये तस्वीरें साफ कर रही है कि लोगों को इंसाफ चाहिए। बड़ा सवाल है कि शिवम के हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और अब खबर पटना से आपके सामने रखेंगे। पटना में भीषण सड़क हादसे ने सबको दहला दिया है। अटल पथ पर कार और ऑटो की जोरदार टक्कर में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की तस्वीर हैरान करने वाली है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। रोड के डिवाइडर के पास पलटी हुई कार, चकनाचूर ऑटो। भीषण हादसे की तस्वीर है घटना के अटल पथ की, जहां तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कार बैरिकेडिंग तोड़ते हुए दूसरी तरफ आ गया। कार के भी परखच्चे उड़ गए। भीषण हादसे में कार और ऑटो सवार सहित कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। बताते चले कि ये ग्राउंड जीरो है, जहाँ पे एक ऑटो एक कार में जो है वो भयानक भिड़ंत हुई और जिसमें ऑटो जो है वो पूरी तरह से छत विच्छत हो गया। कार भी जो है वो इस रोड जो डिवाइडर है उसको तोड़ते हुए उस तरफ जा टकराई और वहाँ पे कार जो है वो पलट गई। भीषण हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की माने तो अटल पथ पर तेज रफ्तार में आ रही कार सामने से आ रही ऑटो से टकरा गई। टक्कर के बाद कार चालक अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस भीषण हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं समस्तीपुर में रेल हादसे ने सबको चौंका दिया है। ट्रेन से निकलती चिंगारी ने यात्रियों में अफरा तफरी मचा दी। ये पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। समस्तीपुर रेलवे जंक्शन की ये तस्वीरें देखिए। चलती ट्रेन से चिंगारी उठ रही है। चिंगारी निकलते देख यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। हादसे की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। दरअसल समस्तीपुर जंक्शन पर जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आते ही हाइड्रेंट पाइप लुढ़ककर कोच में फंस गया। ये पाइप प्लेटफॉर्म और कोच के बीच जाम हो गया और लगभग 140 मीटर तक ट्रेन के साथ घिसटता रहा। इस दौरान काफी तेज चिंगारी निकलती रही। पाइप ट्रेन के साथ इस कदर फंसा था कि प्लेटफॉर्म की टाइल्स भी क्षतिग्रस्त हो गई। चिंगारी निकलते देख यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। यात्रियों ने हल्ला किया तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। रेलवे प्रबंधन ने गैस कटर से पाइप काटकर उसे हटाया। करीब 2 घंटे ट्रेन खड़ी रही, फिर ट्रेन को रवाना किया गया। लेकिन इस हादसे से रेलवे की सुरक्षा पर बड़े सवाल भी खड़े हो गए। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और वहीं शराबबंदी वाले बिहार में घोड़े से शराब की तस्करी की जा रही है। बेतिया में शराब तस्करी का एक अनोखा मामला देखने को मिला। शराब तस्करी के जुर्म में तस्कर के साथ घोड़ा भी थाने पहुंच गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। घोड़े पर शराब की खेप लदी है।
घोड़े पर बैठा है शराब तस्कर और साथ साथ चल रही है पुलिस। शराबबंदी वाले बिहार में घोड़े से शराब तस्करी की जा रही है। बेतिया में यूपी से दियारा के रास्ते घोड़ों के जरिए शराब की तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। नौतन पुलिस ने 29 लीटर विदेशी शराब के साथ तस्कर रंगलाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक घोड़े को भी पकड़ा है। घोड़ा थाने में बंधा है। घोड़े को पता नहीं कि उसका जुर्म क्या है। फिलहाल घोड़े के लिए थाना परिसर में चारा और पानी के इंतजाम किए गए हैं। घोड़े से शराब तस्करी के नए हथकंडे को देखकर पुलिस भी हैरान है। ये पहली बार नहीं है जब शराब तस्करी में घोड़े का इस्तेमाल सामने आया हो। इससे पहले भी बिहार में शराब तस्करी के दौरान घोड़ा पकड़े जा चुके हैं। थाने में घोड़े की मौजूदगी अपने आप में एक अजूबा बन गई है। शराब तस्कर के साथ घोड़े को भी पुलिस मुलजिम बनाकर थाने ले आई है। शराब की तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगाना अब भी बड़ी चुनौती है। तस्कर नए नए तरीके अपनाकर पुलिस को चकमा दे रहे हैं। घोड़े के जरिए शराब तस्करी के इस नए हथकंडे से पुलिस भी हैरान है। न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने एक बड़ी खबर सासाराम से रखते हैं। ज्वेलर शोरूम में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मामला नगर थाना क्षेत्र के करगहर मोड़ के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चोर बाथरूम के वेंटिलेटर के जरिए अंदर घुसे और लाखों के सोने और हीरे के गहने पर हाथ साफ कर फरार भी हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं, जिसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि चोर चेहरे को गमछे से बांधे हुए हैं, दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और इसके बाद वो शोरूम में चोरी करते हैं। चोर के हाथ में एक पिस्टल भी था और पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। ये जो फुटेज है इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ज्वेलरी शोरूम में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हमारे स्टोर के मैनेजर और जितने भी सेल्स मैन जो भी सारे लोग थे, करीबन 8 सवा 8 बजे अपने दुकान को बढ़ाकर सारे लोग अपने अपने चले गए। और मॉर्निंग में कंपनी की टाइमिंग है 10:30 की। ऐसे 10:30 बजे के सारे लोग अपना आए तो आके अपना स्टोर खोलें। तो स्टोर खोल के जैसे बैक साइड में पीछे की तरफ गए, पीछे हमारा सीढ़ी है, उधर देखे कि बाथरूम का दीवार कटिंग करके उधर से लोग प्रवेश करके हमारे दुकान के अंदर में एंटर किया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात पूर्णिया में दरिंदगी की उस खबर की करते हैं जिसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। हैवानियत के बाद बर्बरता के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस उन 5 आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही है जिन्होंने गैंगरेप के बाद पीड़िता के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पुलिस न तो इरफान को पकड़ पाई है और न ही इस्तावार तक पहुंच पाई है। बाकी के 3 आरोपियों का भी अब तक कोई अता पता नहीं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये गलत क्या मेरे साथ नहीं। जिस्म पर जख्म के निशान, ये हैवानियत के सबूत हैं। रेप पीड़िता की छाती पर छाले, ये दरिंदगी के दस्तावेज हैं। हाथ पर फोड़ा, शरीर से उखड़ा चमड़ा, ये क्रूरता का प्रमाण है। दर्द की चीख, रहम की भीख है। ये गलत क्या मेरे साथ नहीं। ये कष्ट, ये पीड़ा, ये टीस, ये तकलीफ है उस महिला की जिसके शरीर को शराब के नशे में नोचा गया, नाखून गड़ाए गए, चाटा मारा गया, वो जख्म दिया गया जिसके निशान तो मिट सकते हैं लेकिन दर्द मरते दम तक रहेगा। भावना शायद ही वो भयानक रात भूल पाएगी जब पूर्णिया के पापियों ने उसके शरीर को तहस नहस कर दिया। मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद इरफान और ड्राइवर इस्तावर ने 3 और लोगों के साथ मिलकर भावना के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हम आपको पीड़िता का असली नहीं, काल्पनिक नाम बता रहे हैं, लेकिन कहानी सच है। वो सच जो सरकारी दस्तावेज में अब दर्ज हो गया है। पीड़िता भावना कुमारी ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन घटना के 3 दिनों के बाद भी पूर्णिया पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस बस मोहम्मद जुनैद को ही गिरफ्तार कर पाई है, वो भी पीड़िता की मदद से, जिसने खुद फोन कर
पुलिस को मौकाए वारदात पर बुलाया। पुलिस जब पहुंची तो पीड़िता दर्द से करा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी और उसके सामने था मोहम्मद जुनैद, जिस पर आरोप लगा रही थी कि 5 दोस्तों के साथ मिलकर जुनैद ने वो गुनाह किया जिसकी सजा उसे मौत के रूप में मिले। ये गलत क्या मेरे साथ है नहीं ये बहुत मारा हमको, बेटी है हमको, ब्रेन ट्यूमर है। पुलिस गैंगरेप के बाकी 5 आरोपियों को तलाश रही है, लेकिन पता नहीं लगा पा रही कि उन्हें आसमान खा गया या पाताल निगल गया, क्योंकि पुलिस के चंगुल से सबके सब फरार हैं। जुनैद जेल पहुंच गया, मोहम्मद इरफान और ड्राइवर इस्तावर का पता नहीं, बाकी 3 और आरोपियों की भी कोई खबर नहीं। लिहाजा पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना होगा पुलिस कब आरोपियों तक पहुंच पाती है। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विधायक विनय बिहारी ने बड़ा बयान दे दिया। विनय बिहारी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार मंत्री की सूची में उनका भी नाम होगा। विनय बिहारी ने कहा कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले विधायक हैं, उनके बाद मनोज तिवारी और रवि किशन आते हैं। उन्होंने 750 से ज्यादा फिल्मों के गीत लिखे हैं। उनका नाम आए बगैर भोजपुरी का इतिहास पूरा नहीं होता। विनय बिहारी ने साफ किया कि कला संस्कृति विभाग का जिम्मा कलाकारों को मिले। विनय बिहारी बीजेपी से लौरिया के विधायक हैं। एक बड़ा दावा उन्होंने किया कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें उनका नाम होगा। कलाकारों को जिम्मा मिलना चाहिए, कला संस्कृति विभाग कलाकारों के हिस्से आना चाहिए ताकि वो बेहतर काम कर सके। रजनीश ने खास बातचीत उनसे की है, आपको ये खास बातचीत सुनवाते हैं। बिहार में चर्चा है कि खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऐसे में कई नए चेहरे हैं जो इंतजार में हैं कि इस बार हमारी ही बारी हो सकती है। हमारे साथ लौरिया के विधायक हैं विनय बिहारी जी। क्या लग रहा है, पहले भी आप मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, फिर से चर्चा तेज है, उम्मीद है कि इस बार मंत्रिमंडल? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और उम्मीद मैं इसलिए भी कर सकता हूँ कि मैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का पहला विधायक हूँ। पहला विधायक क्या, मेरे बाद ही मनोज तिवारी जी आए, मेरे बाद जीत करके रवि किशन जी आए, दिनेश लाल यादव जी आए। पहला खाता तो मैं नहीं खोला और मैं 4 बार से लगातार विधायक हूँ और वहाँ से विधायक हूँ जहाँ पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं रहे। तो एक कलाकार होने की वजह से और 4 बार लगातार विधायक होने की वजह से हमें भी उम्मीद है कि हमें भी मौका मिल सकता है। हो सकता है आपको कला संस्कृति मंत्रालय एक्सचेंज हो जाए और विनय बिहारी के हाथ लग जाए, ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं कलाकार हूँ, भोजपुरी फिल्में 750 से ज़्यादा फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं और मैं प्रोडक्शन से लेकर के स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सभी काम हमने किए हैं। और भोजपुरी आज जो यहाँ तक पहुँची है उसमें कुछ लोगों का नाम लिया जाए, उसमें मेरा भी नाम आए बगैर भोजपुरी का इतिहास पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आज भी सदन में हम 2 ही लोग हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी बहन है मैथिली ठाकुर, पहली बार जीत के आई है, मैं लगातार 4थी बार जीत के आया हूँ। इसलिए उम्मीद है। और कला संस्कृति विभाग जो है, कोई मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता। काम करने की ललक और काम करने की एक जो पहचान होती है और काम करने की जो एक व्यवस्था होती है और उस काम के प्रति आपका मतलब उत्साह कैसा है और आपका अनुभव कैसा है, उसका लाभ उस विभाग को मिलता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर चेहरे के साथ साथ बिहार के वर्तमान विधायक विनय बिहारी ने साफ इशारा दिया है, खरमास के बाद अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मेरा भी नाम हो सकता है, क्योंकि हम भी योग्य हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अमन शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में अमन शुक्ला की हत्या उसी के सहयोगी ने कर दी। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हो चुका है। एसएसपी के मुताबिक अमन शुक्ला किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। उसी को लेकर उसका सहयोगी सोनू के साथ कोई विवाद हो गया। सोनू को शक था कि अगर उसने अमन की हत्या नहीं की तो अमन उसे मरवा देगा
और ऐसे में सोनू ने प्लानिंग के तहत 5 लाख की सुपारी दी, हत्या की साजिश रची। और इतना ही नहीं, वारदात वाले दिन यानी कि 5 जनवरी को सोनू ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था ताकि उस पर हत्या का शक ना जाए। लेकिन पुलिस ने मामले का अब खुलासा कर दिया है और ये जानकारी सामने आ चुकी है कि अमन शुक्ला हत्याकांड में उसी के सहयोगी का हाथ है। पल्लू हैं, वो पूर्व में इनके सहयोगी भी रहे हैं, उनसे इसका विवाद चल रहा था। हाल में विवाद काफ़ी गंभीर हो गया था और सोनू पल्लू के द्वारा ही ये पूरा प्लान किया गया था। योजना के तहत जिस दिन ये घटना हुई उसी समय सोनू एक पूर्व के मामलों में जिसमें उसका बेल टूट चुका था, उसमें वो सरेंडर किया ताकि अपना बचाव उसका हो सके। उसमें सोनू है वो मेन षड्यंत्र करता था और अमन शुक्ला के साथ में पहले वो काम करता था, परंतु कुछ दिनों से उनके बीच में विवाद चल रहा था और ये विवाद इनके आपराधिक घटनाओं को लेकर, आपसी विवाद को लेकर था। इसमें जैसे मैंने बताया कि अमन एक बड़ी घटना करने जा रहा था और उसी में इन लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था और तो सोनू को शक था कि अगर वो नहीं मारेगा तो ये उसको मरवा देगा। इस तरह के शक नहीं हो सकते। तो करीब 1.5 महीना से ये प्लानिंग चल रहा था और उसी के तहत योजनाबद्ध तरीके से सोनू उसी दिन सरेंडर करता है जब घटना हो रही थी। देव प्रथम की भी कोई बात सामने आई? इसमें अभी तक का जो मामला आया है इसमें यही है कि उनके दोनों के बीच में विवाद था और आगे जो आएगा तो क्या होगा। और अगली खबर दरभंगा से, जहां महाराज की तीसरी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राज परिसर स्थित श्यामा माई मंदिर परिसर में महाराज कामेश्वर सिंह की चिता के समीप उनका अंतिम संस्कार हुआ। महाराजा कामेश्वर सिंह के पौत्र रत्नेश सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी है। अंतिम संस्कार से पहले परिजनों के बीच पूर्व से चला आ रहा विवाद गहरा गया। कामेश्वर धार्मिक ट्रस्ट के प्रबंधक उदयनाथ झा के पुत्र और महारानी के परिजनों के बीच कल्याणी निवास परिसर में मारपीट हो गई। पुलिस की मौजूदगी में ये झड़प हुई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को संभाल लिया। तो परिजनों के बीच पहले का विवाद जो कि मुखाग्नि के समय दिखाई दिया। पुलिस की टीम वहां मौजूद थी। अंतिम संस्कार के बीच मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई है जो इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर भागलपुर से आपके सामने रखने जा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सुल्तानगंज के दलगौरी गांव के इस्लामगंज में बिहार सरकार की जमीन को हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रभारी सीओ शालिनी कुमारी, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दल बल के साथ पहुंचे। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। नापी कराने के बाद बुलडोजर चला है। 12 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया।